हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है BHEP क्लासेस। और मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से एक रिवीजन का नया क्लास लेकर के आ गया हूँ। आज हम लेकर के आए हैं मैथ्स क्लास। इसमें आज हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी कि ये आपके 2025 में होने वाले मैट्रिक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण गणित का एक चैप्टर है जिसमें अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मींस इसमें से कुल 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम एक शॉर्ट में एक वीडियो में, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो एक वीडियो में हम लोग पूरे 28 नंबर आज कवर करने वाले हैं, जिसमें से 3 आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 लघुत्तरीय और 8-9 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा 28 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे समानता का नियम, और उसके बाद काट का नियम, फिर समीकरण का रूप देखेंगे, वास्तविक संख्या और प्राकृतिक संख्या वाले हलों की संख्या देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में कितने समुच्चय इसके आते हैं। वहीं पे दो समीकरणों को हल करने का जो विधि है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, अनुपात निर्णय विधि और वज्र गुणन विधि के बारे में भी हम लोग पूरे अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे उससे हम लोग बनाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण की कुछ शर्तें होती है जिसपे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वो भी आपको बताने वाले हैं आज हम, जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, है ना। और फिर समीकरण को आलेख द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं, मतलब ग्राफिकल विधि से आप कैसे दो समीकरणों को, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी से चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा समानता का नियम। या फिर इसी में हम लोग पढ़ लेंगे साथ ही साथ काट का नियम। देखिए ये क्या होता है, समानता का नियम कहता है कि अगर हमारे पास a = b है, पहले से दिया हुआ है। समानता का नियम इसमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास a = b दिया हुआ है तो इसमें हम कुछ भी चीज दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, उससे हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप इसमें a + c = b + c कर सकते हैं। ऐसा करने से इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समान ही रहेगा। इसी को हम लोग आगे देखते हैं। a - c = b - c। आप यहाँ पे कुछ घटाएंगे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप a में c से गुना कर देंगे और b में c से गुना कर देंगे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं पे a/c और b/c भी आप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि समानता का नियम कहता है कि समान प्रकार की क्रियाएं अगर आप बराबर के दोनों तरफ करते हैं तो इससे हमारे समीकरण पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसका ख्याल रखेंगे। हमने आपको केवल c का ही ऐड करके, घटा करके या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बताया है, लेकिन आप इसके जगह कोई भी संख्या या कोई भी अंक, कोई भी चीज रख सकते हैं। ध्यान में रखना है आपको ये कि अगर आपके इक्वेशन में अगर बराबर के उधर, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका पहले दिया हुआ हो a = b + c, ये पहले से दिया हुआ है हमारे, तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम c ऐड करेंगे या फिर c मल्टीप्लाई करेंगे या फिर d ऐड करेंगे तो क्या होगा, a + d = b + c + d हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम इसमें से घटाएंगे तो a - d = b + c - d होगा। अगर इसमें हम गुना करेंगे तो यहीं पे आपको समझने की बात है, a × d इधर तो हो जाएगा, लेकिन इसमें d गुना करने के लिए यहाँ ब्रैकेट खोल करके तब b + c करना होगा, जिससे कि आप ब्रैकेट के अंदर भी गुना कर सके, मतलब दोनों में गुना कर सके। तो इसका परिणाम आएगा
AD इज इक्वल टू BD प्लस CD। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, गुना होगा। वहीं भाग करने की बात करेंगे तो वही भाग करने की बात करते हैं तो A/D इज इक्वल टू B प्लस C को ब्रैकेट में रख के बटा में D करेंगे, यानी कि ये दोनों में भाग देगा, यानी कि A/D बराबर हो जाएगा B/D प्लस C/D के। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, काम हमारा होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से तैयार रहेंगे ताकि आप समानता के नियम का अच्छे से इस्तेमाल करके समीकरणों को हल कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं काट का नियम। तो इसके ही विपरीत है काट का नियम, यानी कि जहां पे आप एक तरफ इक्वेशन को बराबर करने के लिए या फिर किसी चीज को सॉल्व करने के लिए समानता के नियम का फॉलो करते हैं, उसी तरीके से काट का नियम भी होता है। जैसे अगर आपको कहीं भी बराबर के दोनों साइड एक ही प्रकार का संक्रियाएं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ क्या हुआ है, D जोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी D जोड़ा हुआ है और सब प्लस माइनस में ही है, तो दोनों तरफ साइन इक्वल हो और हमारा जो नंबर है वो इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि काट भी सकते हैं और परिणाम हमको मिल जाएगा A इज इक्वल टू B प्लस C। तो ये हमारा काट का नियम फॉलो करेगा। वैसे ही हमारा देख सकते हैं यहाँ पे D माइनस में, इधर भी D माइनस में है और पूरा का पूरा जो संक्रिया है वो प्लस माइनस में ही दिए हुए हैं। इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, इस D को यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी A इज इक्वल टू B प्लस C हमको देखने को मिल जाएगा। वहीं D जो है यहाँ पे इधर भी गुना में है और यहाँ पर भी गुना में है, तो गुना में है, D है, समान अंक है, तो क्या करेंगे, इसको भी काट लेंगे, यहाँ पर भी हमको वही चीज मिलेगा। तो कैंसिलेशन लॉ और हमारा जो इक्वलिटी का लॉ है वो एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि जहाँ एक तरफ हम बराबर के दोनों तरफ किसी संख्या को जोड़ के, घटा के, गुना करके और भाग करके समानता के नियम को प्रदर्शित करते हैं, वहीं उसको दोनों तरफ अगर बराबर कुछ दिखे हमको, जैसे दोनों तरफ किसी समान अंक से गुना किया हो, भाग किया हो या फिर जोड़ घटा किया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसी को हम लोग कैंसिलेशन लॉ कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आने वाले इक्वेशंस में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका क्या उपयोग होगा, है ना। तो आपको इसका उपयोग पड़ेगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसमें कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए हम आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो टॉपिक है हमारा समीकरण का रूप। तो देखिए यहाँ पे समीकरण का रूप क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, किस रूप में होता है, क्योंकि यहाँ पे दो चर का होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा इसका रूप होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है, जिसमें हमारा दोनों का दोनों चर x और y यहाँ पे है, जहाँ पे यहाँ a या b 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ a या b नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब आप a और b में से किसी एक को 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही इसको 0 करेंगे ये दो चर वाला बचेगा ही नहीं। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दोनों चर x और y दोनों दिखना चाहिए, और इसको दिखने के लिए जरूरी है कि इसके साथ जो इसके गुणांक है वो 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, c 0 हो सकता है लेकिन a और b 0 नहीं हो सकता है, तो इसका ख्याल आप रखेंगे। यही है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप, जहाँ पे a हमारा x का गुणांक है, वहीं b क्या है, y का गुणांक है, और c हमारा एक अचर पद है। अचर पद 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि समानता का नियम, काट का नियम और समीकरण का रूप क्या होता है। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे समीकरण के हलों की बात करते हैं, समीकरण के हलों के समुच्चय की बात करते हैं। तो किसी भी समीकरण में, जैसे दो चर वाले समीकरण की अगर हम बात करें, तो इस समीकरण में क्या होता है कि अनगिनत हल होते हैं। कब, जब हमारा
जो चरों का मान है वो क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या का मतलब आप जानते ही होंगे, संख्या पद्धति में आप पढ़े होंगे। वास्तविक संख्या का मतलब वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो भिन्न भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो सीधा का सीधा हमारा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में से भी आ सकता है। तो हम क्या बताएं कि वास्तविक संख्याओं के लिए दो चर वाले समीकरण का हल अगर बात करें वास्तविक संख्या के लिए, तो वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए इसके अनंत हल होते हैं। अनंत हल समुच्चय देखने को हमको मिलता है, ठीक है। मतलब हम जितना चाहे हम हल उसके निकाल सकते हैं, उसका समुच्चय निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि x + y = 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो हलों का समुच्चय होगा वो x = 1 रखेंगे तो y = हमारा क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ 1 रखाएगा तो 1 जाएगा उधर घट जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि ये मिल जाएगा, ठीक है। वही बात करें x का मान 2 रखेंगे तो y का मान हमारा 7 आ जाएगा। ये क्या है, एक समुच्चय है, x और y ऐसे हम इसको लिख सकते हैं x, y = यहाँ पे 1, 8, इस तरीके से हम समुच्चय को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकृत संख्या हम रख रहे हैं, तो हमको प्रकृत संख्या का ही समुच्चय मिल रहा है। तो लेकिन ये भी तो एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। अब हम बात करते हैं कि x का मान अगर 1/2 रख दिए, ठीक है, x का मान क्या रखे, 1/2 रखे, तो 1/2 जा करके इधर में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 9 में से आधा घटाएंगे तो 8.5 होगा, 8.5 यानी कि 17 बटे कितना होगा, 2 होगा, तो y का मान क्या निकल जाएगा, 17/2। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये एक प्राकृत संख्या नहीं है ना। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर के अनंत तक होता है। लेकिन ये क्या है, एक भिन्न है, और भिन्न ना तो पूर्ण संख्या है ना ही प्राकृत संख्या, तो वो क्या है, तो वो एक वास्तविक संख्या है। तो आपको बहुत सारे ऐसे इक्वेशन मिलेंगे, ऐसे समीकरण मिलेंगे जहां पे आपको वास्तविक संख्याएं ही मिलेंगी। ये क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, आपको मतलब प्राकृत संख्याएं, वो आपको बहुत सीमित मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। तो वही दूसरा हमारा टॉपिक का बात है कि अगर हम बात करें प्राकृत संख्या की, तो ये प्राकृत संख्या जो है सीमित मात्रा में हमको देखने को मिलेगा, सीमित मात्रा में इसका हल मिलेगा, ठीक है। इसका हल समुच्चय क्या होगा, सीमित होगा, ठीक है। आपको एक उदाहरण के तौर पे x + 2y = 9 दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 जाकर के घट जाएगा इधर तो 8 हो जाएगा, और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, यानी कि x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आया, 4 आ गया। तो ये एक प्रकार का आपका क्या हो गया, प्राकृत समुच्चय हो गया, ठीक है। x का मान अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 7 बचेगा, 7/2 आ जाएगा, वो प्राकृत संख्या नहीं आएगा। x का मान अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 आएगा, यानी कि y का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान 4 नहीं रख सकते, x का मान 5 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 5 घट जाएगा, 4 आएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। x का मान 7 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान क्या रखेंगे, 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, मतलब y का मान क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब कोई भी ऐसा समुच्चय नहीं है जिसको रखने पे आपको प्राकृत संख्या मिलता हो, यानी कि आपको प्राकृत संख्या मिलने के लिए इन्हीं 4 समुच्चय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा जो हल होगा वो सीमित मात्रा में होगा। कब, जब हम हलों की प्रकृति प्राकृत संख्या के रूप में देखना चाहते हैं, उस समय हमारा हल जो है सीमित हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल समुच्चय क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे हल समुच्चय क्या होगा, x, y जो होगा वो मान कितना निकल करके आया हमारा, पहला आया था 1 4, दूसरा आया था हमारा 3 2, तीसरा आया था हमारा 5 2, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, हमने गलती से वहां पे 2 लिख दिया था, तो यहाँ पे 3 3 आएगा, और तीसरा क्या आएगा 5 2 आएगा, ठीक है, और चौथा क्या आएगा 7 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण के हल का समुच्चय निकाल सकते हैं। ऐसा निकालना आपके लिए वहां पर जब आप ग्राफ बनाना चाहेंगे, जो मतलब यहाँ पे समीकरणों को आलेखीय विधि से प्रदर्शित करने जाएंगे, तब तो वहां पे आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और वैसे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे दो समीकरणों को हल करने की विधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो समीकरणों को हम लोग 5 विधि से हल कर सकते हैं। पहला विधि है तुलनात्मक, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है लुप्तीकरण, चौथा है अनुपात निर्णय और पांचवा है वज्र गुणन विधि। आपको इन पांचों विधि में से सबसे सरल आसान विधि लुप्तीकरण लगता है, आप बनाते भी होंगे, लेकिन आप पांचों विधि में से किसी भी विधि का इस्तेमाल करके एक ही समीकरण का हल निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम एक एक करके पांचों विधि पे बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उदाहरण लेंगे। आपका देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसके आधार पे हम आपको इन पांचों विधि को समझाने वाले हैं। तो पहले अपने बोर्ड को खाली करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला विधि, जो कि हमने दिया है तुलनात्मक विधि। देखिए नाम से ही जाहिर होता है कि तुलनात्मक विधि का अर्थ है कि दो समीकरण जो हमारे दिए होंगे उसमें चरों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किसी भी एक चर को उठाएंगे, जैसे हमारे पास दो चर होते हैं x और y होते हैं, तो दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर को उठाएंगे, चाहे वो x हो सकता है वो या फिर y हो सकता है, तो किसी भी एक चर को उठाएंगे और दोनों को तुलना करेंगे और फिर वहां से हल करेंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एक समीकरण है, क्वेश्चन दिया हुआ है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3, है ना। तो ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7x, यहाँ पे माइनस में 15y है, उस साइड भेजेंगे प्लस में जाएगा, = 2 + 15y, है ना। वहीं पे यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस में 2y है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 2y होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि x हमको चाहिए था केवल, क्या करेंगे यहाँ से 7 जो इसके मल्टीप्लाई में है इसको लेकर के इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि x = क्या हो जाएगा 2 + 15y / 7। तो ये हमारा निकल करके आया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, और ये हमारा निकल के आया क्या, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने क्या कहा है कि ये तुलनात्मक विधि है, तो हम तुलना करेंगे। देखिए तुलना करने का अर्थ यह है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में हमारा इक्वल है, x इक्वल है। इसका अर्थ है कि राइट हैंड साइड में जो भी चीज होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके समीकरण लिख देंगे, समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, है ना, जब दोनों को तुलना करेंगे तो क्या आएगा 2 + 15y / 7 = 3 - 2y, है ना। अब यहाँ से इसके बटा में कुछ नहीं तो एक लेके क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 15y = 7 × 3 - 2y, इस तरीके से आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा 2 + 15y = सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दिया कितना होगा 21 माइनस 7 दूनी कितना होगा 14y, है ना। तो इस तरीके से हमको ये मिलेगा। अब क्या करेंगे कि हम 14y जो इधर माइनस में उसको इस साइड ले आएंगे और 2 जो इधर प्लस में उसको उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से 14 को इस साइड लाएंगे तो 15y
अब प्लस 14y हो जाएगा इज इक्वल टू 21 को रहने देंगे वहीं पे, 2 को उधर भेज देंगे तो 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 तो माइनस में हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 15y और 14y मिल करके कितना हो गया 29y, टोटल कितना हुआ 29y है ना, और 29y इज इक्वल टू क्या होगा तो यहाँ पे 19 आ गया, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/29 हो जाएगा, क्योंकि जो चीज यहाँ गुना में है वो जाकर के क्या होगा भाग में जाएगा। तो इस तरीके से हम y का मान निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं y बराबर 19/29 का मान समीकरण, आप जिस भी समीकरण में चाहेंगे रखना वहां पे रख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आसान समीकरण में रखें ताकि आसानी से निकल जाए। तो हम क्या करते हैं इस वाले समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 में जैसे हम इसका मान रखते हैं क्या आ जाता है हमारा x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू वाई का मान क्या रखेंगे 19/29, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 - 19 दूना 38/29। अब यहाँ से नीचे में 29 हो जाएगा, इसके बटा में 1 लेकर के एलसीएम लेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा 29 तिया 9 तिया 27 के साथ 3 दूना 6 और 6 और 2 87 माइनस 38। अब इसको घटा लेंगे, 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ पे 7 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 4/29, यानी कि हमको 49/29 आंसर आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों चरों का मान अलग अलग देखने को मिल गया। किस विधि से हम लोग निकाल करके बताएंगे इसको, तुलनात्मक विधि से। क्या किए दोनों जगह पहले हम क्या किए x की तुलना किए, x की तुलना करने के पश्चात हमको दो y के फॉर्म में आ गए और उसको सॉल्व करके यहाँ से सबसे पहले y का वैल्यू निकाले और इस y के वैल्यू को लेकर के क्या किए समीकरण 4 में रख दिए। जो आपको सबसे आसान समीकरण दिख रहा हो जिसमें आप रख करके आसानी से किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आप उसी समीकरण को चुने। जरूरी नहीं है कि आप समीकरण नंबर 1 को ही चुने या 2 को ही चुने, है ना। तो रख दिए और वैल्यू वहां से डाल करके क्या कर दिए x का मान भी निकाल दिए। तो इस तरीके से हमारा तुलनात्मक विधि समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी समीकरण को दूसरे विधि से हल करके देखते हैं और हमारा दूसरा विधि है कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। क्या है, तो इसी समीकरण को, जो समीकरण अभी हम लोग हल किए हैं उसी समीकरण को दूसरे विधि से हल करके हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आंसर को मैंने ऊपर में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप चाहे कोई भी विधि से हल करो आपका आंसर समान ही आने वाले हैं। तो ठीक है, तो इसी समीकरण को लिखते हैं फिर से 7x - 15y = 2 और इधर दूसरा जो है हमारा है x + 2y = 3। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। प्रतिस्थापन में क्या है कि एक चर का मान दूसरे समीकरण में क्या करना है प्रतिस्थापित कर देना है, यानी कि एक इक्वेशन का, एक समीकरण का एक चर का मान हम निकालेंगे और उस मान को लेकर के दूसरे समीकरण में रख देंगे, यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्रतिस्थापन विधि पड़ा है। तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है क्या कि x = 3 - 2y हो जाएगा। यहाँ पे एक हमारा इक्वेशन ये दिख रहा है। तो हमारा सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर ये हमारा 2 था और यहाँ से सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 निकाले। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 7x का मान क्या है हमारा 3 - 2y है, तो x का मान 3 - 2y रख लेंगे, -15y = 2, ठीक है। अब यहाँ से 7 × 21 - 7 दूना 14y और -15y = 2। अब क्या करेंगे, इस 21 और ये 14y और 15y दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, काम तो प्लस का होता है लेकिन चिन्ह माइनस लगा होता है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 29y = 2। अब देख रहे हैं
कि 29y को हम उधर भेज देते हैं या फिर 21 को ही उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा -29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 होगा। अब यहाँ से -29y इज इक्वल टू -19 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिलेशन लॉ में आपको बताए थे कि समान चिन्ह या समान अंक जोड़ घटा गुना भाग कुछ में भी रहे तो हम उसको दोनों तरफ रहे तो कैंसिल कर सकते हैं। वही हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, y का मान क्या आ गया 19/29 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से y का मान हमारा ये निकल के आ गया। और अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 19/29 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 गुने 19/29 बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 माइनस 29 होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 29 87 माइनस 38 बराबर 49/29 हमको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, x का मान 49/29 देखने को यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये दूसरा विधि था जो कि था प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में हम लोगों ने क्या किया कि किसी एक समीकरण का आप इस यहाँ से भी x का मान निकाल करके प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहीं से करें, लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या करेंगे, हम लोग आसान को चुनेंगे ताकि हमको बनाने में आसानी हो। तो यहाँ से x आसानी से निकल रहा था, हम वहाँ से x का मान निकाले और इसका मान लेकर के दूसरे वाले समीकरण में रख दिए। तो रखने के बाद हमारा क्या हो गया, ये समीकरण आ गया। यहाँ से हम y का मान निकाल लिए और y का मान निकाल करके उस y का मान लेकर के पहले वाले समीकरण में या फिर इस दूसरे समीकरण में भी रखते तो भी y का मान हमारा x का मान निकल जाता वहां से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि करते हैं। तो आप इसको मिटाते और फिर आगे अगले विधि को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये देख लिया, समीकरण हल में हम लोगों ने तुलनात्मक प्रतिस्थापन विधि देख लिया। अब बात करते हैं लुप्तीकरण विधि की। तो हमारा तीसरा विधि है लुप्तीकरण विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए दो समीकरण यहाँ पर भी दिए होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक चर को, दोनों समीकरण के किसी एक चर को लुप्त कर देंगे। और लुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको उस चर को बराबर करना पड़ेगा। उस चर में जितने गुणांक लगे हो उसको बराबर करना पड़ेगा और बराबर करने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, उस चर को लुप्त कर सकते हैं, यानी कि जोड़ के या फिर घटा करके काट सकते हैं और फिर हमारा दूसरा मान निकल जाएगा। तो हम इस विधि में यही करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा एक प्रश्न है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले कि यहाँ पे हम कितना से गुना कर सकते हैं या फिर भाग कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको x वाले टर्म को अगर देखें तो यहाँ 3/2 है और यहाँ पे सीधे 3 है। तो अगर हम इसमें समीकरण 1 जो कि हमारा क्या है, समीकरण 1 है और ये क्या है हमारा समीकरण 2 है, तो यदि समीकरण 1 में हम 2/3 से गुना कर देते हैं, कितना से, समीकरण 1 गुना 2/3 कर देते हैं, तो देखिए 2/3 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी कि अकेले x बच जाएगा। ठीक है, और वहीं पे इसको हम क्या करते हैं, सीधे 3 से गुना कर देते हैं। समीकरण 2 को क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 से 3 सीधे कट जाएगा, सीधा यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, है ना, करने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा हमारा यहाँ पे x माइनस, अब देखिए 2/3 से 5 इसमें भी गुना करना पड़ेगा आपको। एक काम करते हैं, आपको गुना करके ही बता देते हैं। ठीक है, तो यह क्या करेंगे, 2/3 गुने 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं, किसमें, इसमें, तो x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये हुआ हमारा पूरा का पूरा। अब हम इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये तो कट करके x आ जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, इससे गुना करेंगे इसमें तो 5 दूनी 10y और बटे 3 तिहाई 9 और बराबर 2 दूनी
-4 बटे कितना हो जाएगा 3। ये हमारा इक्वेशन आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इसको अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 तो कट जाएगा तो सीधे x आएगा, आप प्लस है बीच में तो प्लस, y से गुना करेंगे तो 3y/2 इज इक्वल टू 3 से गुना करेंगे इसमें तो 3 दूनी 6 कटेगा यानी कि 13/2 बचेगा। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, गुना करके किसी एक चर को, हमने आप क्या बताया था आपको कि किसी एक चर को क्या करना है, बराबर कर लेना है ना। जैसे ही हम एक चर को बराबर करते हैं आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि समीकरण 3 - 4 करने पर हम दोनों समीकरण को घटाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि घटाएंगे तो क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, घटाने में आसानी होगा। तो x - 10y/9 इज इक्वल टू -4/3, और दूसरा हमारा है x + 3y/2 इज इक्वल टू 13/2। ये हमारा दो इक्वेशन आ गया। ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो घटाने का एक नियम होता है कि जो चीज हम घटाते हैं ना उसका साइन बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस 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 ही साइन है, यानी कि माइनस साइन नहीं है, तो यहाँ पे सबको क्या करेंगे, माइनस साइन में क्या करेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, माइनस साइन में ले जाएंगे तो ये देखिए x माइनस में हो गया और x प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, x से x हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -10y/9 है तो -10y/9, और यहाँ पे जो है माइनस में हो गया तो माइनस में 3y/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3, और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में हो गया है तो -13/2। इस तरीके से हमको निकल करके आएगा। अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। नीचे में देखिए, नीचे में दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे अगर बात करें तो 9 दूनी 18 तो 10 दूनी -20y, और यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस साइन दे दिए। 2 से 9 बार में करो, 9 3 कितना हो जाएगा, 27y, है ना, इज इक्वल टू, आप इसको भी नीचे में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, और 3 से 3 दूनी 6, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी -8 हो जाएगा, और -2 से 3 बार में तो दे दिया 39 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -20 और 27 -47, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ चलते हैं, -47y/18 इज इक्वल टू, यहाँ पे 39 8 कितना होता है, यहाँ पर भी -47/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और हम आपको क्या बताए थे कि हम बराबर के दोनों तरफ यदि गुना में कोई भी चीज समान हो तो हम काट सकते हैं। तो -47 इधर भी है, -47 इधर भी, कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, y/18 इज इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 18/6। 18 से 6 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 बार में कटेगा, इसलिए y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। और अब कहेंगे y बराबर 3 का मान किसी भी एक समीकरण में रख देने पे, तो हम समीकरण 2 को ही ले लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या होता है, तो x/3 प्लस y का मान क्या आया है हमारा, y का मान आया है हमारा यहाँ पे 3, तो 3/2 इज इक्वल टू 13/6। अब 3/2 को उधर भेज देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस 3/2, और इसको लेकर के एलसीएम करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे 13 होगा, 3 दूनी 6, 3 बार में तो 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे x/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/6। आप यहाँ से क्रॉस गुना जैसे ही करेंगे, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम आपको ऊपर बताते हैं, यहाँ पे इस जगह से लेकर के आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/6। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 से गुना हो जाएगा, जो डिवाइड में होता है गुना में हो जाएगा, तो 4 × 3/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब यानी कि यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2 हमको आ जाएगा।
मतलब हमारे समीकरण का जो दो हल होगा x और y का मान, जहाँ पे x का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विलुप्तीकरण विधि से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। अब हम इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं ऊपर और आपको अनुपात निर्णय विधि से इसका हम वैल्यू निकाल करके बताएंगे ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो सके। तो इसका x का मान हमारा आया है, x का मान आया 2 और y का मान आया कितना 3। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निर्णय विधि से यानी कि विधि से निकाल करके आपको बताएंगे। ठीक है, समीकरण यही रहेगा, इसको हम लोग दूसरे विधि से निकालते हैं अनुपात निर्णय से, तब तक इसको मिटाते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बात करते हैं अनुपात निर्णय का। अनुपात निर्णय में क्या होता है ना कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो चर जो हमारा है उसके अलावा जो अचर पद है, अचर पद को हम लोग खत्म कर देते हैं। अचर पद को एकदम से खत्म कर देना है। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खत्म करने के लिए या तो हमको अचर पद को बराबर करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम अचर पद को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है -2 है और यहाँ पे हमारा क्या है 13/6 है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम एक काम करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 1 गुना जो है, सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस बनाने के लिए इस पे माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 13/6 है, तो यहाँ पे 13/12 से अगर गुना कर दे तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार में, और ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा यानी कि 13/6 आ जाएगा। तो इतना करने पर आप कर दे पहले इसको इतना, तो क्या हो जाएगा 3x/2 माइनस 5y/3 अब इज इक्वल टू -2। अब इन सब में गुना करना है कितना से, -13/12 से। अब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 कितना हो जाएगा, माइनस में 39x/12 में कितना होगा 24, माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे भी माइनस से गुना होगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो क्या होगा, 13 कितना होगा 65y/12 कितना होगा 36 होगा कि नहीं होगा, होगा। और अब यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होकर के क्या हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इक्वेशन निकल करके आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि ये दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, है ना। समीकरण 3 में से जैसे ही 2 को हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे लिख लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि x -39x/24 + 65 y/36 इज इक्वल टू 13/6। इसमें से घटाना है कितने को, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। देखिए जैसे ही आप इसको घटाने चलेंगे ये क्या हो जाएगा, 13/6 कट करके क्या आ जाएगा, इधर बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसको जैसे ही घटाएंगे क्या होगा, -39x/24 और -x/3 ये हो बचेगा। इस दोनों को घटाएंगे तो, और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को घटाने के बाद जो आएगा वो आएगा +65y/36 -y/2। और ये जो बराबर में 0 आया है इसको यहाँ ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बराबर में 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 24 और 3 का एलसीएम तो 24 ही होता है, 24 होगा। 24 से -39 x नहीं होगा, 3 से 8 बार में कटेगा तो 8 से गुना होगा तो कितना होगा, -8x होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारा। और दूसरा में हमको क्या आएगा, इधर अगर बात करें कि 36 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। ऊपर की बात करें तो 36 से 36 तो 65y ही होगा, और 2 से 18 बार में तो -18y ही होगा। तो इस तरीके से हमारा दो इक्वेशन आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं इससे आगे की। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 18 39 कितना हो जाएगा 47x, तो माइनस में 47x अब बटे 24 इज इक्वल और प्लस क्या होगा यहाँ पे घटाएंगे तो भी क्या आएगा 47y अब बटे 36 आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं माइनस वाले को उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 47y/36 बराबर 47x बटे 24 इस तरीके से आएगा। अब हम बात करते हैं दोनों तरफ जो कॉमन होगा उसको क्या करेंगे काट देंगे, जो कि गुना में है, हम लोग कैंसिलेशन में पढ़े हैं, है ना। और इसको भी अब आप देखिए जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आप काटना सीख जाएंगे, तो इसको भी हम काट सकते हैं 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। देखिए ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटता है अगर इक्वल टू के दोनों साइड रहता है तो यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा y/3 इज इक्वल टू x/2 ये हमको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम y/x इज इक्वल टू निकाल लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, x नीचे आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। और अनुपात निर्णय करता है कि भैया ये जो वैल्यू आएगा उसको आप क्या करें एक अनुपात में बांट ले। जैसे कि यहाँ पे y का मान 3 और x का मान 2 आया, इसको अनुपात कुछ लगा ले तो हम क्या करते हैं इसमें दोनों में क्या करते हैं k ऐड कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत इससे नहीं। तो यहाँ पे y का मान 3k और x का मान क्या आ गया 2k आ गया। अब इस वैल्यू को x और y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में x का मान कितना रखेंगे, मान लेते हैं कि x बराबर 2k और y बराबर 3k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लेकर के हम इसका वैल्यू रख देते हैं। तो x का मान क्या है 2k, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, x की जगह क्या करेंगे 2k और बटे 2 और -5 गुने y का मान क्या करेंगे 3k, तो 3k बटे 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे देखेंगे आप कि 3 से 3 और 2 से 2 ऊपर नीचे क्या हो गया कट गया, तो क्या बचेगा 3k और माइनस कितना 5k इज इक्वल टू -2, तो -2k इज इक्वल टू -2। तो यहाँ -2 से क्या हो गया -2 कट गया तो k का मान क्या आ गया 1 आ गया। और इसी k का मान इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 3 और y बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 2k था तो इसका मान क्या आएगा 2 और y बराबर 3k था तो इसका मान आ जाएगा 3, क्योंकि y का मान x का मान क्या आया यहाँ k का मान तो 1 आया तो k का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा सेम टू सेम वही वैल्यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x और y का वैल्यू वही निकला है जो हमने पिछले विधि में यानी कि लुप्तीकरण विधि से निकाला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत तो होगी करने में, क्योंकि यहाँ पे बटा में कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगा, भिन्न का जोड़ घटा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपको बोल दे कि आप इसी विधि से निकाले तो आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए आप इसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अंतिम विधि की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि क्या, हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, उस पर काम करेंगे, कैसे हम लोग उस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं वज्र गुणन विधि का, ठीक है। वज्र गुणन विधि में क्या होता है कि दो हमारे पास इक्वेशन होते हैं, एक ax + by + c = 0 और एक dx + dy + f = 0। यहाँ पे x और y का मान हमको निकालने का तरीका ये है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये याद रखना बड़ा पेचीदा होता है, बहुत बार हम भी भूल जाते हैं कि कैसे याद रखें, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं इसको याद रख सकते हैं। तो करना क्या है कि आपको x का मान निकालना है, तो x वाले को क्या करेंगे आप x वाले को लेकर के ढक देंगे, ठीक है। अब क्या होगा और इसको क्रॉस से गुना कर दे, ठीक है, क्रॉस गुना कर दे तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप कि यहाँ पे BF - CE लिखा हुआ है, यानी कि BF - CE है ना, ये क्रॉस गुना करके क्या हुआ घट करके आंसर आ गया x का मान, ठीक है। वहीं पे आप इसको मिटाते हैं और अगर आप बात करते हैं किसका, आपको b का मान निकालना हो, मतलब y का मान निकालना हो,
तो क्या करेंगे, y वाले को ढक देंगे और अब गुना करेंगे किसका, यहाँ पे इसका क्रॉस गुना करेंगे। तो चूंकि ये आगे की तरफ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, CD माइनस AF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD माइनस AF हो जाएगा। AF के लिए चूंकि आगे ही था तो BC माइनस BF माइनस EC था, लेकिन इसके लिए बात करेंगे तो CD माइनस AF हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये गुना होगा आपस में, है ना। और बात करें लास्ट में हमारा अगर कांस्टेंट निकलने का तो इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BD AE माइनस BD। अब चूंकि इसके लिए ये तो दोनों ही आगे हैं तो क्या हो जाएगा, AE माइनस BD ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। यहाँ से x का मान जो होगा वो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा, x का मान BF माइनस CD अपॉन AE माइनस BD ये हो जाएगा। और y का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CD माइनस AF अपॉन AE माइनस BD। इस तरीके से हमारा x और y का दोनों का मान निकल करके आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको हम एक समीकरण बताते हैं। जैसे हमारे पास ये समीकरण है, तीसरा नंबर समीकरण है। इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर समीकरण क्या है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, है ना। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिखते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, है ना। इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम जो है हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ x y से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ x y से भाग देने पर क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे दोनों ओर x y से भाग देने पर क्या करेंगे, 6xy xy प्लस 3yy xy इज इक्वल टू 6xy xy, है ना। उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे 2xy xy प्लस 4y xy इज इक्वल टू 5xy xy, है ना। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ x से x कट गया, यहाँ y से y कट गया, यहाँ पे xy से xy कट गया। उसी तरीके से x से x कट गया, y से y कट गया और xy से xy कट गया। तो इक्वेशन बचा क्या, तो 6yy प्लस 3yx इज इक्वल टू 6 ये आया। और दूसरा समीकरण क्या बचा, 2yy प्लस 4yx इज इक्वल टू 5, है ना। आपके पास ये दो समीकरण बच करके आ गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 1/x और 1/y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x और 1/y को सब्स्टिट्यूट करते हैं कैसे, इससे माना 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू, या फिर आप mn भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m और 1/y इज इक्वल टू n, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/x है यानी कि 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 6। और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे m डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये हमारा जो इक्वेशन है एकदम साधारण इक्वेशन बन गया, जैसा कि पहले हम लोग उस सब इक्वेशन को देख रहे थे उसी के फॉर्म में आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे वर्ग गुणन विधि द्वारा निकालना है। तो वर्ग गुणन विधि द्वारा निकालने के लिए हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 3m प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4m प्लस 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, इक्वेशन बन करके आ गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग a b c d का e का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे x के साथ लगा वाला a है, y के साथ वाला b है, फिर c है, ऐसे करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू माइनस 6, d इज इक्वल टू 4, e इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, क्या होगा -5।
अब इस सारे वैल्यू को लेकर के वहाँ पे x वाले में रख देंगे। उसको रखने के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा बीच का भाग, तो इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के वैल्यू उसमें हम रखने वाले हैं, ठीक है। देखिए 1/x को आपने m और 1/y को आपने n माना हुआ है, ठीक है ना। इसको आपको नहीं भूलना है, क्योंकि बाद में इसी से हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, है ना। अब x बराबर यहाँ पे जो x है वो x की जगह तो यहाँ पे m आ गया है और n आ गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, m बराबर bf है। तो bf यानी कि b ये और f ये, तो 6 और -5 का गुना, 6 गुना -5 है ना। ce है तो c और e का यानी कि -6 और 2 का गुना, -6 गुना 2 बटे a e है, तो a यानी कि 3 का और e मतलब 2 का गुना, तो 3 गुने 2 माइनस, ठीक है। क्या दिया है, bd दिया हुआ है, तो bd है तो b और d यानी कि 6 और 4 का गुना, 4 गुना 6 ऐसे कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 6 बचे माइनस में 30, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 बटे 3 दूनी 6 माइनस 6 चौका 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, -18 बचेगा। और यहाँ पे 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, -18 बचेगा। दोनों कट करके आ जाएगा आंसर 1, यानी कि m बराबर क्या आ जाएगा 1। इसलिए 1/x इज इक्वल टू m है, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसलिए x बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। आपको यहाँ पे x का मान देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग n का, ठीक है। तो n बराबर क्या दिया हुआ है, वहाँ पे देखिए ये जो y है हमारा n की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n का क्या काम है, तो cd माइनस a, c कितना है यहाँ पे, c -6 है और d कितना है, 4 है, तो -6 गुने 4 माइनस af है, a कितना है 3 है, f कितना है -5 है, 3 गुने -5 है ना। हम देखिए जैसा जैसा वैल्यू बोल रहा है वैसे ही रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से n निकलेगा ae माइनस bd। तो देखिए ae माइनस bd जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इस वाले में m निकालने में, तो हम क्यों उसका वैल्यू बार बार रखने जाएंगे, है ना। उतना मेहनत नहीं करना है। तो ae माइनस bd का वैल्यू क्या आया था, -18, -18 आप सीधे दे दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौके कितना होगा, -24, माइनस माइनस प्लस 5 के कितना होगा, प्लस में 15 बटे कितना हो जाएगा, -18। आप इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो आएगा -9 बटे -18। आप 9 से माइनस कट जाएगा, 9 से 18 2 बार में कटेगा, यानी कि 1 बटे 2 आ जाएगा। इसलिए 1/y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप वज्र गुणन विधि से भी समीकरण को आसानी से हल करके निकाल सकते हैं, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। आपको हम बता दिए पहले ही कि आपको क्या करना है। अगर ये याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, ऐसा लिख लेना है, इसमें एक हाथ डालना है और क्या करना है, bf माइनस सी है। और बटा में देख सकते हैं यहाँ पे y वाला बटा में अगर बात करें तो cd माइनस af है, और इसके बटा में करें तो ae माइनस bd है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, और निकालने के बाद यहाँ से 100y का मान निकाल लेंगे, और 100y में बस a b c d यहाँ से फाइंड करना है और इस वैल्यू को लेकर के इसमें डाल देना है, और आपका पूरा का पूरा वैल्यू वो निकल करके आ जाएगा सामने, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण की शर्तों पर, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, उसकी शर्तें क्या क्या होती है, ठीक है। हमको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत अच्छा सा खासा क्वेश्चन जो है इन शर्तों पे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको दोनों इक्वेशन लिख करके बताते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन होता है, आपको पता है ना। तो यहाँ पे दोनों का हम रेशियो की बात करते हैं अगर, तो दोनों का डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ से a बाई d, b बाई e
और सी बाई एफ, ये तीन चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम क्या बात करते हैं, है ना। तो तीनों को लेकर के हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे। यदि आपको पहला शर्त ये होगा कि यदि a बाई डी इज इक्वल टू बी बाई ई इज इक्वल टू सी बाई एफ, ऐसा कुछ आपका अगर आपका दिया रहे तो हम क्या कहेंगे। ये तीन तरह की शर्तें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपको अगर शर्त पे कोई कंडीशन पे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा उस इक्वेशन में ए बी सी डी ई एफ का मान निकालेंगे और मान निकाल करके ये बटा वाला निकाल लेंगे, उसके बाद फिर कंपैरिजन करेंगे कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे तीनों इक्वल है तो क्या होगा, ये जो होगा संरेखी होगा। क्या होगा, संरेखी होगा, मतलब एक ही रेखा पर होगा। क्या होगा, दोनों इक्वेशन जो है एक ही रेखा पर होगा। बात समझ में आ रही है ना, एक ही रेखा पर होगा। अगर यहां पे बात करें कि यहाँ पे लास्ट में नॉट इक्वल टू लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। और हम आखिरी ये बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें कि a बाई डी और b बाई ई अगर यही इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, समीकरण का जो हल होगा वो होगा प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब संरेखी में क्या होगा, समांतर में क्या होगा, प्रतिच्छेदी में क्या होगा, तीनों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब संरेखी होगा इसका मतलब है कि इसमें अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। जैसे ही समांतर हो जाएगा इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर चल रहा है, उसमें कोई मिलने का बात ही नहीं है। अगर प्रतिच्छेदी होगा तो कहीं एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा हमारा। आपको एक चीज और देखना चाहिए, क्या होगा कि आपको ऐसा भी बोलेगा कि ये क्या है, ये जब तीनों आपस में बराबर है तो ये है हमारा अविरोधी। क्या है, अविरोधी। ये कहीं पे विरोध ही नहीं कर रहा है, कहीं पे विरोध नहीं कर रहा है, ये जैसे चल रहा है दोनों एक साथ चल रहा है, अविरोधी है। अगर इसकी बात करें, देखिए ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में चल रहा है ना, ये पैरेलल से कहीं मिल नहीं रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे, विरोधी कहेंगे। और अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड करता है और y के वैल्यू पे x का वैल्यू डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी इक्वेशन को यहाँ पे खास करके जो प्रतिच्छेदी और केवल एक हल वाला होता है वो क्या होता है, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है, मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, आश्रित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो इक्वेशन दे देगा और कहीं पे एक जो उसका गुणांक होगा, एक किसी चर का गुणांक जो होगा उसको हटा देगा और वो वहां पे लिख देगा k या फिर कोई भी अन्य लेटर लिख देगा और बोलेगा क्या कि यदि समीकरण क्या है, समांतर है तो k का मान बताएं, यदि समीकरण क्या है, प्रतिच्छेदी है तो k का मान बताएं। कभी इसको बदल करके कह देगा कभी समीकरण आश्रित है तो k का मान बताएं, कभी कह देगा समीकरण विरोधी है तो k का मान बताएं, कभी कह देगा अविरोधी है तो k का मान बताएं। तो इस तरीके से इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके आपसे वो हल पूछ लेगा। आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, a बाई डी, b बाई ई, c बाई एफ निकालेंगे और इसको लेकर के इस वाले पे ट्राई करेंगे। जो कहेगा आश्रित या प्रतिच्छेदी कहेगा तो इस वाले पे ट्राई करेंगे, विरोधी कहेगा तो इस वाले पे ट्राई करेंगे और अविरोधी कहेगा तो इस वाले पे ट्राई करेंगे और रख करके वहां से इक्वल करके k का मान निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपका आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से क्या हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के 4-5 क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मतलब अब बात करते हैं हम लोग कि समीकरणों को आलेख पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आलेख पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण का जो समुच्चय है, जो हम लोग पहले निकाल करके बताए थे आपको कि x और y का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। क्रमशः x और y का मान अलग अलग रख करके क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा प्राकृत संख्या में मान आ जाए और उस मान को निकाल करके और तब जा करके क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके लिए हम आपको एक आसान सा क्वेश्चन आप बताते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है 2x + y - 8 = 0। ठीक है, अब इसको हमको ग्राफ पे खींचना है कि ग्राफ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन ग्राफ वाले यही क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि यहाँ से x का मान हमको क्या करना है, निकाल लेना है। x का या फिर y का मान आप निकाल सकते हैं। तो y = क्या हो जाएगा, 8 को उधर भेजेंगे प्लस में 8, 2x को उधर भेजेंगे माइनस में 2y, 2x माफ कीजिएगा माइनस में 2x हो जाएगा। इस तरीके से हमको y का मान निकल गया। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, x और y = 8 - 2x ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और यहां से हम ज्यादा नहीं, बस 3 वैल्यू को निकाल लेंगे। कितने वैल्यू को, 3 वैल्यू को निकाल लेंगे। यहां से x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, x का मान 2 रखाएगा तो 2 दूनी 4 घट जाएगा, 8 में से तो कितना आएगा, y का मान 4। x का मान यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, x का मान जैसे ही 3 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। और x का मान जैसे ही हम 5 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 घटेगा इसमें से। तो अब बताइए 10 घटेगा तो -2 आएगा, तो -2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा प्लस माइनस जो भी हो, आप सीधे संख्या में क्या करेंगे, आप मान निकालेंगे, ठीक है। अब इस पूर्णांक को लेकर के हम क्या करेंगे, ग्राफ पे काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपको कॉपी वहां पे मिलेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ग्राफ का कॉपी खरीद लेंगे, है ना। बराबर बराबर दूरी पे क्या करेंगे, वैल्यू को रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बराबर बराबर दूरी पे वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे जो हमारा x अक्ष होता है और ये x डैश होता है, x अक्ष में हमारा 1 2 3 4 5 6 ये प्लस में होता है, ये y अक्ष होता है, ये हमारा y डैश होता है, y अक्ष में 1 2 3 4 5 ये प्लस में होता है। यहाँ पे अगर x डैश में करें तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होगा, और y डैश में करेंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होगा। आपका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, आप खींचेंगे ग्राफ की कॉपी में। अब x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 4 है। तो x का मान 2 यहाँ पे है और y का मान 4 यहाँ पे है, तो इसको लेकर के आगे बढ़ाएंगे और इसको लेकर के ऊपर उठाएंगे, जा करके जहां मिलेगा वही क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का मान 2 और y का मान 4 है, समुच्चय तो यही होगा 2,4। अब दूसरा में x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो y का मान 2 है तो 2 को आगे बढ़ाएं, और x का मान 3 है तो 3 को आगे बढ़ाएं। ये जाकर के जहां पे मिला आपका वो क्या हो जाएगा, x का मान और y का मान निकल जाएगा यहाँ पे 3,2 ये होगा। अब कह रहे हैं क्या कि x का मान 5 है तो y का मान कितना है, y का मान -2 है, तो x का मान कितना है, 5 है, x का मान क्या रखे, 5 रखे, तो y का मान -2 हो गया। -2 यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉट 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 करके जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, 5 है तो -2 आया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए तीनों वैल्यू को ले लिए, और अब चूंकि ये हमारा परफेक्ट ग्राफ होगा तो क्या करेंगे, हम इसको लेकर के मिला देंगे। इस डॉट से क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो रेखा होगा वही हमारा ये 2x + y - 8 = 0 को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को खींच सकते हैं, है ना।
तो आप 2 या 3 मान का समुच्चय निकाल करके, जो कि एक पूर्ण संख्या में होगा, आप निकाल करके क्या करेंगे, ग्राफ पे खींच लेंगे। फ्रैक्शन करेंगे तो आप झंझट में पड़ सकते हैं, इसलिए फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा क्या हो। आपको अगर दूसरा कुछ नहीं मिल रहा हो तो एक मान 0 रख करके भी दूसरा मान निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, इस वाले ग्राफ में हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ के आपको बताना चाहेंगे कि क्या होगा कि इसमें हमारा दूसरा एक इक्वेशन अगर दे देगा, मान लेते हैं कि 2 इक्वेशन दे दिया और एक ही ग्राफ में खींचने के लिए कहा, तो जैसे हम लोग नॉर्मल वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 5 विधि से सॉल्व किए, ग्राफीय विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, लिखेंगे, वैसे ही दूसरा इक्वेशन का दोनों क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को लेकर के इस पे डालेंगे। इस पे डालेंगे तो कुछ आपका इस तरीके से कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो जहां पे कटेगा वही क्या होगा, वो जो x और y का मान होगा वही क्या होगा, उस दोनों समीकरण का हल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अगर दिक्कत होगा तो मैं छोटा सा वीडियो इसके लिए ला दूंगा बाद में, लेकिन आप हमको पता है कि आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, काम हो जाएगा। बस जैसे इस इक्वेशन को खींचे वैसे ही दूसरी इक्वेशन को भी खींच लेंगे, जहां पे भी दोनों इक्वेशन आपस में कटेगा वो हमको क्या पता चल जाएगा कि वही क्या होगा, x और y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की, जो कि पूछे जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको हम आपको समझा देंगे कि कैसे बनाना है। आपको 3 तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हुए हैं, तो इसको बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके लिए लाए हुए हैं, वो है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना क्या है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों की कोई भी संख्या आपको देगा, तो 2 अंकों की संख्या का, यहां पे आप पहले मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y, ठीक है। अब आप जानते हैं कि संख्या बनता है तो दहाई अंक में 10 से गुना होता है, इकाई अंक में 1 से होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, संख्या जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 10x प्लस y। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अब यहाँ पे देखिए, दहाई और अंक और इकाई अंक, इन दोनों का अंक है ना। प्रश्न से कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्या दिया हुआ है, अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन ये कह रहा है कि भैया ये जो संख्या बना है ना, इसका 9 गुना इसके अंकों को पलटने के बाद उसका 2 गुने के बराबर है। मतलब ये जो संख्या बना है तो संख्या का 9 गुना क्या होगा, संख्या का 9 गुना जो होगा वो क्या होगा, 9 गुना 10x प्लस वाई होगा, है ना। और ये संख्या को पलटने के बाद जो आएगा उसके 2 गुना के बराबर है, यानी कि पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो इकाई अंक होगा वो दहाई वाला बन जाएगा, जो दहाई होगा वो क्या होगा, इकाई वाला बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10x प्लस वाई है तो 10y प्लस x हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न से ये कह रहा है कि संख्या का 9 गुना पलटने पर जो बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, यानी कि 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 गुने 10y प्लस x। ये होगा हमारा, फिर से प्रश्न से अगर बात करें तो ये होगा। अब यहां से हम दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। यहां पे y को एक तरफ, x को एक तरफ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहां से y को एक तरफ ले जाएंगे तो y को हम उधर ही भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा
20y माइनस 9y, और 2x को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 90x माइनस 2x। अब क्या हो जाएगा इधर से 88x बराबर 11y। अब क्या हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू, देखिए 88 को इधर डिवाइड कर दिए, 11 को इधर डिवाइड कर दिए, तो 11 को ऊपर ही रख दिए, y को इधर डिवाइड कर दिए, 88 को इधर डिवाइड किया, y को इधर डिवाइड किए, तो क्या हो जाएगा 11/88 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8। तो इसलिए क्या हो जाएगा x बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/8। इसको हम लोग k बाई 8k भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम इस वैल्यू को लेकर के डाल देंगे यहाँ पे। अब x इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू 8k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही हम रखे इसका मान क्या हो गया, तो देखिएगा यहाँ पे x का मान क्या रखे k, तो k प्लस y का मान क्या रखे 8k, तो 8k इज इक्वल टू 9, तो 9k इज इक्वल टू 9, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इस k का मान 1 आ गया और 1 का रखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर k बराबर 1 और y बराबर 8k बराबर 8, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या हमारा क्या था, संख्या था हमारा 10x प्लस वाई, यानी कि 10x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर 18। इस तरीके से हमारा संख्या निकल जाएगा। तो आप प्रोसेस देख लें, पहले अगर 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा हो तो उसमें इकाई अंक दहाई अंक को माने, और उसको मानने के बाद फिर जो इक्वेशन दिया हुआ हो उसके हिसाब से आप इसको जोड़े घटाए जो भी करना है करें, और तब जाकर के आप क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पे जाए, किसका कितना गुना कह रहा है ये देखे, क्वेश्चन को बार बार पढ़े समझे, उसके बाद उसको क्या करें, उसको नहीं होता है तो आप डायरेक्ट ये, हम तो चाहते तो आपको डायरेक्ट ये वाला लिख करके भी बता सकते थे, लेकिन ये ना लिख करके आप उसके लैंग्वेज को तोड़ करके क्या करें, पहले उसका, जैसे यहाँ पे संख्या का 9 गुना है तो 9 गुना इतना लिख दिए, इस पलटने पर जो संख्या है वो निकाल लिए। अब क्या किया, प्रश्न से जो कह रहा है उसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से रख करके यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से मान निकल जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है वर्ष पे यानी कि आयु पे प्रश्न है, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, हम बता देते हैं, आप देखिए। तो आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु के 3 गुनी थी। मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है नूरी और एक है सोनू। तो पहले मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु बराबर x, कितना, नूरी की आयु बराबर x मान लिया, और सोनू की आयु बराबर y, ठीक है। आप दोनों के आयु को अलग अलग 2 वेरिएबल्स में क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक का आयु x और एक का आयु y मान लीजिए। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। अगर इसकी बात करें तो नूरी का आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलेगा नहीं आपको कि नूरी का आयु निकालिए, लेकिन 5 वर्ष पूर्व नूरी का और सोनू का आयु जो है वो उसका अनुपात दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु क्या हो जाएगा, नूरी का जो आयु होगा x माइनस 5 होगा, 5 तक घटेगी ना, और सोनू का जो आयु होगा, सोनू का वो भी क्या होगा, y माइनस 5 होगा, यही होगा। अब कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी का आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सोनू में 3 से गुना करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 गुने y माइनस 5 होगा कि नहीं होगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y को इधर भेजेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस 15 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 10। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आप बोल रहे हैं क्या, 10 वर्ष बाद कितना, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है,
तो नूरी का आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद। अभी वर्तमान आयु जो है उसका x है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा x + 10। और वहीं पे सोनू की आयु की बात करें तो सोनू का आयु भी y + 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब दोनों का आयु 10 साल बढ़ गया 10 वर्ष बाद। अब इन दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि नूरी का आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। यानी कि प्रश्न से अगर फिर से बात करें तो नूरी का आयु यानी कि x + जो 10 है वो सोनू की आयु का 2 गुना है, यानी कि 2 गुने y + 10 हो जाएगा। यहाँ से x + 10 = 2y + 20, तो x - 2y = 10। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अरे वही है, यहाँ पे क्या किए हमने, घटाया नहीं है, आप घटा सकते हैं 20 - 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 2y = 10। बात वही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बन करके आ गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे हम वहां से x और y का मान निकाल लेंगे। वही क्या होगा, नूरी का और सोनू का वर्तमान आयु होगा, ठीक है। इतनी सारी विधि बताने के बाद अगर आपको हमको ये क्वेश्चन बताने का नौबत आ रहा है तो ये बहुत बुरी बात है। आप फिर से रिवाइज कीजिए, देखिए क्लास को, आप ये आसानी से क्या करेंगे निकाल सकते हैं, ठीक है। खुद से निकालिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं, कितना आया नूरी का और सोनू का आयु, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे और यहीं पे हमारा क्लास एंड होगा। ये है भिन्न का प्रश्न। आपको तीसरा एक टाइप पूछता है, वो है भिन्नों का। तो एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आपको भिन्न मानना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। क्या मानेंगे, x/y। अब क्या करना है, यहाँ पे भिन्न में क्या होता है, ऊपर में अंश होता है और बटा नीचे में क्या होता है, हर होता है। तो अंश क्या है हमारा x है, हर क्या है हमारा y है। अब बोल रहा है क्या कि अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कि x - 1/y किया जाता है, तो ये कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। यानी कि 1/3 क्रॉस गुना कर देंगे तो y = क्या हो जाएगा 3x - 3। तो यहाँ पे 3x - y = 3 हमको देखने को इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, y को इधर भेजेंगे माइनस में जाएगा और इधर का इधर कर लेंगे, आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, आराम से आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया 1 आ गया। वहीं पे बोल रहा है दूसरा इक्वेशन कि अगर इसके हर में क्या किया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है तो ये 1/4 हो जाता है। यानी कि अब हर में काम कर रहे हैं 8 जोड़ रहे हैं तो 1/4 मिल रहा है। यहाँ पे भी क्रॉस गुना करेंगे 4x = y + 8 होगा, तो यहाँ से 4x - y = 8 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। और यहाँ से दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका क्या होगा भिन्न मिल जाएगा, आप x/y निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समाप्त होता है। ये क्लास थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में अपलोड करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और पेशेंस रखें और पूरे क्लास को एक साथ देखें। ऐसा जरूरी पड़ेगा तो मैं अलग अलग इसके 2 पार्ट फिर से अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप पहले पूरा एक साथ देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा हो, हमारी बताए हुए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको ऐसे ही आपके पास पूरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाने का मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और आगे ऐसे वीडियो लगातार लाते रहें और आपकी परीक्षा की तैयारी परिपूर्ण होती रहे। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।